अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 45 साल का बंदा है, शार्प चेस्ट पेन हो चुका है उसको, ठीक है ना, और कंप्लेन कर रहा है शार्प चेस्ट पेन का, ठीक है ना। अब उसकी होनी क्या है, होनी है उसकी लेफ्ट हिप रिप्लेसमेंट इलेक्टिव, ठीक है ना। 3 महीने से वो बेड बाउंड है या फिर बेड रिडन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या होता है, वो सडनली कोलैप्स कर जाता है। ब्लड प्रेशर 70/40 के साथ, हार्ट रेट 120 पर मिनट के साथ और ऑक्सीजन सेचुरेशन 74 के साथ, ठीक है ना। वो आपके सामने डिटेरियोरेट कर रहा है, ही इज डिटेरियोरेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट बेस्ट प्लान आपका क्या होगा? तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन से हमारे पास, आप उसको एस्प्रिन देंगे या थ्रोम्बोलिसिस करेंगे विद एल्टेप्लेज, या फिर अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देंगे, इसको UFH लिख दें, ठीक है। और उसके बाद थ्रोम्बोलिसिस करेंगे विद स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, या फिर क्लोपिडोग्रिल देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो थ्रोम्बोलिसिस विद एल्टेप्लेज है, ठीक है। ठीक है ना, तो हम उसको देंगे थ्रोम्बोलिसिस विथ एल्टेप्लेस। देखें ये पेशेंट क्या है, ये पेशेंट है पेरी अरेस्ट में। देखें हमने पेरी अरेस्ट को हमने पहले भी एक जगह में पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ, टोर्सेट्स डिपॉइंटिस में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये पेरी अरेस्ट में किसकी वजह से है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ठीक है ना। अब पेरी अरेस्ट हमने पहले देखा कि टोर्सेट्स डिपॉइंटिस की वजह से, जो कि प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल की वजह से होता है, जिसके बाद वेंट्रिकुलर इरिथमियाज होते हैं, ठीक है, उसको भी पेरी अरेस्ट उसकी वजह से भी पेरी अरेस्ट हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से भी पेरी अरेस्ट हो सकता है। ये पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से पेरी अरेस्ट में है, ठीक है ना। और उसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की फिर आपको पता है क्या क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स, ठीक है ना। जो है बेड बाउंड पेशेंट हो, ठीक है, इसी तरह फिर कोलैप्सिंग उसमें हो, ठीक है, और उसके बाद चेस्ट पेन हो रहा हो पहले, ठीक है, और फिर लो सेचुरेशंस, ये सारे के सारे BCL, ठीक है ना, BCL ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के उसमें है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके फेवर में है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे पेशेंट को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसा पेशेंट जो है, इसको हम अर्जेंट थ्रोम्बोलिसिस पे डाल देंगे विद एल्टेप्लेस, ठीक है, याद रखें एल्टेप्लेस। अगर आप अर्जेंट थ्रोम्बोलिसिस में नहीं डालेंगे एल्टेप्लेस के साथ, तो ये पेशेंट में नॉट सर्वाइव इफ़ यू वेट फॉर द मेडिकल स्पेशलिस्ट या सुपरिटेंडेंट या जो भी है, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के वजह से जो पेरी अरेस्ट है इसकी, ठीक है ना। देखें, याद रखें, अगर क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी, ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी की में ये है गाइडलाइंस है, ठीक है। अगर क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी इंटरमीडिएट हो या फिर हाई क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी हो या इंटरमीडिएट क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी हो, तो हम हेपेरिन शुड बी गिवन बिफोर इमेजिंग। किसी भी इमेजिंग का वेट करने से पहले हेपेरिन शुड बी गिवन, ठीक है ना। इसी तरह कौन सा हेपेरिन देंगे, हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन देंगे, ठीक है ना। और याद रखें, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन शुड बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट डोज बोलस, ठीक है ना। एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इन केस ऑफ मैसिव जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एंड नंबर 3 में हमारे पास है वेयर रैपिड रिवर्सल ऑफ इफेक्ट में भी नीडेड, ठीक है, रैपिड रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट में भी नीडेड। ये 3 चीज़ों में हम प्रेफर करते हैं, कंसिडर करते हैं हेपेरिन को, और वो कौन सा हेपेरिन है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन है। अदरवाइज ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस तो आप अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन कंसिडर करेंगे, लेकिन अदरवाइज आप क्या करेंगे, अदरवाइज आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को प्रेफर करेंगे, यानी कि कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो है, ठीक है ना, इट शुड बी कंसिडर्ड एज प्रेफरेबल टू अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। अदरवाइज, ये मैंने आपको अदरवाइज पहले बता दिया, बाकी उसके अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन के 3 ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। क्यों, इक्वल एफिकेसी होती है, ठीक है ना, और इक्वल सेफ्टी होती है, ठीक है ना, और इजियर टू यूज़ होता है कौन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या था, क्लोपिडोग्रिल भी है, एस्पिरिन भी, तो ये ओरल एंटीकोआगुलेशन में आ रहे हैं। तो ओरल एंटीकोआगुलेशन में के बारे में क्या कहता है, ओरल एंटीकोआगुलेशन शुड ओनली बी कमेंस्ड वंस VTE इज कन्फर्म्ड, याद रखें, ठीक है ना। और उसमें फिर जब ओरल एंटीकोआगुलेशन देंगे तो आपने टारगेट INR कितना रखना है, टारगेट INR रखना है 2 to 3, ठीक है ना। और व्हेन दिस इज अचीव्ड, व्हेन ये टारगेट
टारगेट इज अचीव्ड देन आप क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे हेपरिन को, सही है ना। और उसके बाद देखें कि ड्यूरेशन ऑफ जो एंटीकोआगुलेशन है, याद रखें, ठीक है ना। इसके देखें ड्यूरेशन ऑफ एंटीकोआगुलेशन की जो स्टैंडर्ड जो ड्यूरेशन है ना, ठीक है ना, यानी कि आप कहें कि ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ ओरल एंटीकोआगुलेशन कितनी है, 346 वीक्स है फॉर टेम्परेरी रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, याद रखें 46 वीक है फॉर टेम्परेरी रिस्क फैक्टर्स, 3 मंथ्स है फॉर फर्स्ट इडियोपैथिक, ठीक है, 3 मंथ्स है फॉर फर्स्ट इडियोपैथिक और 6 मंथ्स है फॉर अदर, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें जो मैसिव जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसकी क्या ये क्या है, देखते हैं बारे में, इसके बारे में थोड़ा सी। तो इसकी डायग्नोस्टिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो है CTPA और एको, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, फर्स्ट लाइन हमारे पास है थ्रोम्बोलिसिस, ठीक है ना, ठीक है ना। और थ्रोम्बोलिसिस देखें, थ्रोम्बोलिसिस में जो है मैं आपको बताता हूँ बुक से पढ़ के ये, ठीक है ना, याद रखें। यहाँ पे देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि थ्रोम्बोलिसिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ मैसिव जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आई सर्कुलेटरी फेलियर जो कराए, ठीक है, एंड मे बी इंस्टीट्यूटेड ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लिनिकल ग्राउंड्स में ये आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इफ़ क्लिनिकल ग्राउंड्स अलोन लिखा हुआ है, ये देखें, क्लिनिकल ग्राउंड्स अलोन इफ़ कार्डियक अरेस्ट इज इमिनेंट, ठीक है ना। अच्छा, 50 mg बोलस ऑफ अल्टेप्लेस आप देंगे, जो है इन्वेसिव अप्रोचेस जो हैं कौन कौन से, थ्रोम्बस फ्रेगमेंटेशन एंड IVC फिल्टर इंसर्शन शुड बी कंसिडर्ड वेयर फैसिलिटीज़ एंड एक्सपर्टीज आर रेडीली अवेलेबल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे कि जो है एंड मे बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कि थ्रोम्बोलिसिस में बी इंस्टीट्यूटेड ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स अलोन इफ़ कार्डियक अरेस्ट इज इमिनेंट, ठीक है ना। तो ये इंस्टीट्यूटेड देखें, ये वर्ड हो गया, इसी तरह कार्डियक अरेस्ट इज इमिनेंट, ये वर्ड हो गया, ठीक है। ये वर्ड्स हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इंग्लिश के, ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, क्या करना शुरू कर देंगे तो इट कैन मेक यू इम्प्रेसिव, इट कैन मेक योर स्पीच इम्प्रेसिव, ठीक है ना। और उसके बाद अल्टेप्लेस का खैर 50 mg बोला तो पता चल गया। इन्वेसिव अप्रोचेस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे वो बताया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखें इन्वेसिव अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, थ्रोम्बस फ्रेगमेंटेशन है एक, और दूसरी है IVC फिल्टर इंसर्शन है, ठीक है ना। तो ये इन्वेसिव अप्रोचेस भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वेयर, कहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं, वेयर फैसिलिटीज़ एंड एक्सपर्टीज़ आर अवेलेबल, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स भी अच्छी आपको इंप्रेशन देते हैं आपकी ज़बान को, ठीक है, ठीक है ना। आप देखें कि 30 साल की औरत है, 30 वीक्स की प्रेग्नेंट भी है, ठीक है, वेरिकोज वेन क्लिनिक हो गई है और सडनली उसको क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वहाँ जाके कंप्लेन करती है और चेस्ट पेन उसको हो रहा है, ठीक है ना। उसमें नो हिस्ट्री ऑफ लंग कंडीशन है, कोई हिस्ट्री नहीं है। और उसके बाद देखें 92% उसकी सेचुरेशन है, BP 150/80 है, चेस्ट उसकी क्लियर है, ठीक है ना। तो हाउ विल यू कंफर्म द डायग्नोसिस, आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होगी, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस की बात की जाए तो हमारे पास ऑप्शंस है, लंग्स पायरोमेट्री है, हाफ डोज शिंटीग्राफी है, इसी तरह CTPA है, चेस्ट एक्सरे है और फुल डोज शिंटीग्राफी है, ठीक है। देखें सिर्फ इसी ऑप्शंस में से अगर आपको ये सवाल का ज़ीरो भी पता होना तो आप ये B और E ऑप्शंस को देख के ही फुल डोज शिंटीग्राफी, हाफ, इन्हीं से ही आप आंसर, इन दोनों में से आप एक आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एटलीस्ट आपको ये पता हो चुका होता है कि इन्हीं दो में से कोई एक न एक आंसर है। तो मैंने इसका यही निकाला था और B मैंने इसका करेक्ट आंसर लगाया था, ये देखें इसका आंसर B है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो CTPA है, ठीक है ना, एक पटका है जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, पटका, एक पटका है, ठीक है ना, कोरोनरी एंजियोग्राम, ठीक है ना, और एक CTPA है, कटपा है, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। देखें जो मेन जो DD बनती है ना, मेन DD उसको वो बनती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनती है इस केस में, ठीक है ना। और जबकि आप क्या करेंगे, आप चेस्ट एक्सरे प्रेफर करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। सबसे पहले आप कराएंगे चेस्ट एक्सरे, कब कराएंगे, 2nd ट्राइमेस्टर में और 3rd ट्राइमेस्टर में। क्या करने के लिए चेस्ट एक्सरे कराएंगे, अदर DDs को निकालने के लिए, कौन कौन सी, न्यूमोथोरेक्स और निमोनिया को एक्सक्लूड करने के लिए।
देखें इस एज में देखें जो कंसर्न्स होते हैं हमारे रेडिएशन एक्सपोजर के, ठीक है ना, रेडिएशन एक्सपोजर के एक्सपोजर्स उनकी हम परवाह नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो मेन प्रायोरिटी होती है ना वो होती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रॉपर डायग्नोसिस, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना, ये देखें बुक में लिखा है कि कंसर्न सराउंडिंग रेडिएशन एक्सपोजर हैव बीन डिस्काउंटेड एट दिस एज is the need to establish a diagnosis is major priority, ठीक है ना। if the chest x-ray is normal, ठीक है ना, then half dose scintigraphy और CTPA, ठीक है ना, is performed, सही है, ठीक है ना, वही बात है। अब अगर हमारा चेस्ट एक्सरे आता है नॉर्मल, चेस्ट एक्सरे अगर नॉर्मल आता है तो ठीक है ना, देखें चेस्ट एक्सरे, इफ चेस्ट एक्सरे इज नॉर्मल हाफ डोज शिंटिग्राफी और कटपा में से एक हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें चेस्ट पेन इन प्रेगनेंसी के जो डीडीज हम देखें वजूहात, तो देखें सबसे पहले हमारे पास एओर्टिक डायसेक्शन है, फिर मिट्रल स्टेनोसिस है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं एओर्टिक डायसेक्शन। एओर्टिक डायसेक्शन जो है देखें इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है वो है हाइपरटेंशन, कंजेनिटल हार्ट डिजीज और मैरफन सिंड्रोम, ठीक है ना। एओर्टिक डायसेक्शन मेनली होती कौन सी एओर्टिक डायसेक्शन होती है? स्टैनफोर्ड टाइप ए डायसेक्शन होती है, ठीक है ना। इसमें देखें सडन टीयरिंग चेस्ट पेन आप पेशेंट को फील होगा और ट्रांजिएंट सिंकपी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर ऑन एग्जामिनेशन देखें तो कोल्ड क्लेमी पेशेंट होगा, क्लेमी मतलब वेट, कोल्ड एंड वेट पेशेंट होगा, जैसे को माई हैंड्स फेल्ट ऑल क्लेमी नहीं होता, इट वाज अ हॉट क्लेमी डे जिस तरह बोलते हैं, ठीक है, तो क्लेमी उसी को कहते हैं वेट, ठीक है। इसी तरह हाइपरटेंशन होगी, पेशेंट का बीपी रेज्ड होगा, मरमर होगा, कौन सा मरमर होगा? एओर्टिक रिगर्ज मरमर आपको पेशेंट को आपको मिलेगा, ठीक है, पेशेंट का। वैसे कोल्ड क्लेमी की बात करें, यख कोल्ड और तर, ठीक है ना, यख और तर क्लेमी, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में अगर इस एओर्टिक डायसेक्शन में अगर इन्वॉल्वमेंट हो राइट कोरोनरी आर्टरी की तो फिर आपको इंफीरियर एमआई भी नज़र आ सकता है, ठीक है ना। हमें पता है ना एओर्टा से जैसे ही निकलते हैं एंटीरियर एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, लेफ्ट पोस्टीरियर से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, तो अगर ये वाला एरिया जो राइट कोरोनरी आर्टरी वाला एरिया जो यानी कि राइट एओर्टिक साइनस, ठीक है ना, वो इन्वॉल्व है तो आपको इन्फीरियर एमआई भी मिल सकता है एओर्टिक डायसेक्शन के केसेस में, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें एओर्टिक डायसेक्शन के केसेस में सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगी हमारी, ठीक है ना। सर्जिकल मैनेजमेंट डिपेंडेंट है जेस्टेशनल टाइम फ्रेम पे। देखें अगर लेस देन 28 वीक्स है, ठीक है ना, तो एओर्टिक रिपेयर करेंगे विथ फीटस केप्ट इन यूट्रो। डेफिनेटली 28 वीक्स पे तो हम वो तो नहीं कर सकते, फीटस को निकाल तो नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह 28 से 32 डेज तक है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फीटल कंडीशन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 32 से ऊपर है, ग्रेटर देन 32 है, तो प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन करेंगे हम, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन करेंगे और उसके बाद उसी ऑपरेशन में इन द सेम ऑपरेशन हम एओर्टिक रिपेयर भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारा, हमने कहा था ना एओर्टिक डायसेक्शन हमने पढ़ा, अब हम मिट्रल स्टेनोसिस देखते हैं, ठीक है ना। मिट्रल स्टेनोसिस देखें कि ये जो मिट्रल स्टेनोसिस है ना ये सेकंड कंडीशन है हमारी, ठीक है ना। ये अक्सर एसोसिएटेड होती है रिमेटिक हार्ट एंड डिजीज़ के साथ। याद रखें ये कॉमनेस्ट कार्डियक कंडीशन है इन प्रेगनेंसी, कॉमनेस्ट कार्डियक कंडीशन इन प्रेगनेंसी मिट्रल स्टेनोसिस, एमसीक्यू है, याद रखें। इट इज़ एसोसिएटेड विद मोर्टेलिटी, अल्दो ज़्यादा डेथ्स इन प्रेगनेंसी होते हैं। लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इज़ ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है ना। लेकिन जो है ना कॉमनेस्ट कार्डियक कंडीशन इन प्रेगनेंसी इज मिट्रल स्टेनोसिस, बट इट मोर्टेलिटी इसमें भी है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं, यानी कि ये मोर्टेलिटी से खाली नहीं है मिट्रल स्टेनोसिस। एसोसिएटेड किसके साथ है? रिमेटिक हार्ट डिजीज के साथ। और याद रखें इट इज़ बिकमिंग लेस कॉमन इन ब्रिटिश पीपल, ठीक है ना। ब्रिटिश जो वुमेन में आप सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इमिग्रेंट औरत आती है तो, ठीक है ना, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, इधर उधर से, ठीक है। इसी तरह फिर ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? सर्जरी होगी, वॉल्यूलोप्लास्टी होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमारे पास है, हमने क्या कहा था? हमने कहा था ना कि एओर्टिक डायसेक्शन, मिट्रल स्टेनोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है ना।
तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगेन लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी, ठीक है। और याद रखें इसमें क्या करेंगे हम, हाफ डोज चिंटिग्राफी, हाफ डोज एसजी और सीटी चेस्ट और करेंगे। अगर सीटी चेस्ट करेंगे इफ अंडरलाइंग लंग कंडीशन हो तो, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, लो मोलिकुलर हेपेरिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी, याद रखें लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्लस 4 to 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी के बाद भी 4 से 6 हफ्ते तक देंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए जो है ना थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन दे सकते हैं। लेकिन कंट्रा इंडिकेटेड क्या है, यहाँ पे कंट्रा इंडिकेटेड है वारफरिन, ठीक है ना, याद रखें वारफरिन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का थीम है, ठीक है ना। विटामिन के डेफिशिएंसी, वॉन विली ब्रांच डिजीज, एक्वायर्ड हीमोफीलिया, इसी तरह जो है हीमोफीलिया बी, प्रोटीन सी और DIC, ठीक है, फैक्टर वी लेडन, एक्सेस हेपारिन, वारफरिन ओवरडोज। तो ये देखें ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, आंसर्स। इनमें से कोई भी आंसर एक से ज़्यादा बार भी आंसर हो सकता है, एक बार भी आंसर हो सकता है, एक से ज़्यादा बार भी आंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 33 साल का एक बंदा है, ठीक है, और फीमेल है, ठीक है, बंदी है, ठीक है ना। वो एडमिट हुई है वो औरत वेरिकोज वेन सर्जरी के लिए, ठीक है। शी इज़ फिट है और वेल है, सर्जरी हो गई, उसकी सर्जरी के बाद शी इज़ परसिस्टेंटली ब्लीड कर रही है। शी इज़ आल्सो नोन टू हैव हिस्ट्री, उसकी क्या है, मेनोरेजिया की उसकी हिस्ट्री थी। इन्वेस्टिगेशंस क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन शो कर रहे हैं प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम और प्रोलॉन्ग्ड APTT, ठीक है। बाकी PT उसका नॉर्मल है और प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है। तो क्या ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है वॉन विली ब्रांड डिजीज़, ठीक है ना। तो हमारा आंसर है वॉन विली ब्रांड डिजीज़, याद रखें। ब्लीडिंग पोस्ट ऑपरेटिवली, एपिस्टेक्सिस और मेनोरेजिया में इंडिकेट अ डायग्नोसिस ऑफ वॉन विली ब्रांड डिजीज, क्या क्या, ब्लीडिंग पोस्ट ऑपरेटिवली, एपिस्टेक्सिस और क्या, मेनोरेजिया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हिम आर्थरोसिस इज आर रेयर इन वॉन विली ब्रांड डिजीज, हिम आर्थरोसिस आर रेयर, ठीक है ना। द ब्लीडिंग टाइम इज यूजुअली नॉर्मल इन, देखिए हमारे पास ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग थी ना, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग थी वॉन विली ब्रांड में, लेकिन ब्लीडिंग टाइम कहता है कि नॉर्मल होती है कहाँ कहाँ, हीमोफीलिया में और विटामिन के डेफिशिएंसी में, ठीक है ना, इसलिए हमारे ऑप्शंस में विटामिन के डेफिशिएंसी नहीं है और हमारा आंसर हीमोफीलिया भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी याद रखें कि जो ठीक है ना, इसकी ये देखें यहाँ पे हमने MCQ पढ़ा था प्रोलॉन्ग BT एंड प्रोलॉन्ग APTT, तो वॉन विली ब्रांड डिजीज, यहाँ पे क्या था हमने, द ओनली 2 important conditions associated with prolongation of both BT and APTT are afibrogenemia and von Willebrand disease, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ boards like to ask more about von Willebrand disease, so there is another question asked about that anticoagulants are contraindicated in von Willebrand disease, ठीक है ना। फिर इसी थीम में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 70 साल का एक बंदा है, कोल माइनर है और कोल माइन वर्कर है, ठीक है ना, कोल माइन जो आपको पता है ना। अच्छा, इसी तरह 3 हफ्ते से उसको हिमेचूरिया हो रहा है और ब्रूजिंग सी हो रही है। और अच्छा, उसके बाद नॉर्मली वो फिट एंड वेल है, ठीक है ना, लेकिन उसकी हिस्ट्री भी नहीं है किसी भी मेडिकेशन की, ठीक है ना। अच्छा, रिजल्ट्स में थोड़ा थोड़ा अनीमिक लग रहा है, WBC नॉर्मल, प्लेटलेट्स नॉर्मल, PT नॉर्मल 16-15, तो ठीक है ना, तो PT नॉर्मल। अभी मैं आपको इसकी नॉर्मल वैल्यू भी बताता हूँ, 1 मिनट, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने कुछ निमोनिक्स बताए थे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम P इक्वल टू 16वां लेटर है ना P, तो हम इसको 11 से 15 सेकंड्स हमारा नॉर्मल जो होता है वो टाइम होता है, वैल्यू होती है प्रोथ्रोम्बिन टाइम की। इसी तरह PTT की बात करें, ठीक है ना, हम देखते हैं PTT की, तो ये 25 से 40 है, ठीक है ना। पोरती हमने बोला था, ठीक है ना, पोरती, ठीक है ना, 25 से 40 हो गया। इसी तरह हमने नॉर्मल BT का क्या कहा था, BT का हमने कहा था B सेकंड वर्ड होता है ना, B इक्वल टू 2 ना, तो 2 से लेके 7, ठीक है ना, ये 7 CAT, ठीक है ना, तो ये सारे का सारा, ठीक है। इसी तरह नॉर्मल जो CT है, CT को हम देखें 7 इस तरह लिखते हैं, तो 8 से लेके 15 तक ये इस तरह होता है, ठीक है ना। तो बस याद रखें कि BT 2 से लेके 7 तक होता है, जैसे ही BT खत्म होता है ना तो CT शुरू हो जाता है, ठीक है ना। CT फिर 7 से लेके फिर 15 तक, यानी 8 से लेके 15 तक है, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर देखें सिर्फ और सिर्फ जो APTT है वो रेज्ड है। देखिए APTT हमने कहा था ना 40 है, 40 से ऊपर हो तो ये रेज्ड होती है, नॉर्मल वैल्यू 40 है, क्या से 25 to 40 इसकी नॉर्मल वैल्यू APTT की। तो याद रखें अगर सिर्फ और सिर्फ APTT रेज्ड होना किसी भी पेशेंट की, प्रोलॉन्ग्ड APTT इज़ द
की टू द डायग्नोसिस ऑफ एक्वायर्ड हीमोफीलिया। तो ये इसका आंसर है एक्वायर्ड हीमोफीलिया, ठीक है ना। फैक्टर 8 में क्या करता है, इस केस में एक्वायर करता है एन इनहिबिटर, ठीक है ना। और उसके बाद द एल्डरली हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, मलिग्नेंसी हो गया, और उसके अलावा ऑटो इम्यून कंडीशंस में भी एक्वायर्ड हीमोफीलिया होता है, याद रखें। और ये एसोसिएटेड होती हैं। और एपीटीटी, प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी कंफर्म्स द डायग्नोसिस, लीड्स टू द डायग्नोसिस। मैनेजमेंट हम फिर इसको स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना। फिर देखें हमारे पास 33 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, ठीक है ना, इलेक्टिव वेरिकोज वेन सर्जरी कराने आई है, ठीक है। और उसके बाद देखें कि उसमें हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री है रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिक इवेंट्स की, ठीक है ना। और ब्लीडिंग उसको हो रही है, ऑपरेशन हो गया उसका, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो रही है, और एपीटीटी उसका रेज्ड है, ठीक है ना। आपने आपसे पहले भी कहा था एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू 25 से 40 है, ठीक है ना। इसी तरह अगर बीटी की बोलें तो बीटी की 2 से लेके 7 है, और उसके बाद सीटी की बोलें तो 7 से लेके 15 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर है हमारा फैक्टर वी लेडन, ठीक है ना। फैक्टर वी लेडन जो डिजीज़ है, देखें अगर आपको कोई यंग वुमन मिलती है, ठीक है ना, 23 साल, ठीक है, विथ ब्लीडिंग और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के इवेंट्स के साथ, ठीक है, हाईली सस्पेक्ट करें उसको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर अदर फीचर्स जो है, जो अदर फीचर्स की बात करें तो अदर फीचर्स में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, और उसके बाद फीटल लॉस है, उसके बाद थ्रोम्बोसिस, कौन सी, वेनस और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस भी फीचर्स ऑफ एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में आते हैं, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और फैक्टर वी लेडन का क्या ताल्लुक है आपस में। हमारा आंसर तो फैक्टर वी लेडन है, ठीक है ना। इसी तरह एक बात याद रखें, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी में कभी भी इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी, याद रखें, ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा एबनॉर्मल कोआगुलेशन के हिसाब वो याद रखें कि जो अगर हेपेरिन जो है ना, हेपेरिन इट प्रिवेंट्स फैक्टर्स अफेक्टेड, देखें जहाँ पे ड्रग्स हैं या फिर डिजीज़ हैं, ड्रग्स या कंडीशंस हैं, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टेड हैं, ठीक है ना। हेपेरिन 2, 9, 10, 11, ठीक है ना। और वारफेरिन 2, 7, 9 दवा 2, 7, 9, 10, ये वाइटामिन के डिपेंडेंट जो है। इसी तरह डीआईसी में 125, 8, 11, और उसके बाद लिवर डिजीज़ में 125, 7, 9, 11, ठीक है ना। ये फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं इन कंडीशंस और डिजीज़ में, ठीक है ना। ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स है, हेपरिन अफेक्ट्स एक्टिवेशन ऑफ 2, 7, 10, 11 ना, 2, 9, 10, 11, जबकि वारफेरिन अफेक्ट्स सिंथेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, एक्टिवेशन और सिंथेसिस ऑफ 2, 7, 9, 10, ठीक है ना। उसके बाद देखें इस टेबल को हम इंटरप्रेट करते हैं और अच्छी तरीके से लिखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम ये टेबल बनाते हैं। यहाँ पे देखें डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसऑर्डर की जगह में हम लिखते हैं, डिसऑर्डर में सबसे पहले हम लिखेंगे हीमोफीलिया। अगर हीमोफीलिया है तो ठीक है ना। एपीटीटी, फिर हमने ये क्या लिखा, एपीटीटी अल्फ़ाबेटिकल लिखा, फिर बी, फिर आखिर में पीएपीटी आता है, ठीक है ना। एपीटीटी, बीटी और पीटी, ठीक है। तो हीमोफीलिया में एपीटीटी की क्या कंडीशन है, ये इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इसी तरह हीमोफीलिया में बीटी की क्या कंडीशन है, बीटी जो होगा ना हीमोफीलिया में वो नॉर्मल होगा, और हीमोफीलिया में पीटी भी नॉर्मल होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा डिसऑर्डर देखें, वॉन विलीब्रॉड डिजीज़। वॉन विलीब्रॉड डिजीज़ में, फेमस वॉन विलीब्रॉड डिजीज़ में हमें पता है कि एपीटीटी और बीटी भी नॉर्मल रेज्ड होगा, और क्या है, पीटी हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है। हमने कहा था ना, द ओनली कंडीशंस वेयर BT and APTT, BT and APTT are raised are von Willebrand disease and afibrogenemia, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड जो कंडीशन है वो विटामिन के डेफिशिएंसी है। विटामिन के डेफिशिएंसी में फिर हमारे पास क्या है, जो एपीटीटी इंक्रीज्ड है, इन सब में देखो एपीटीटी इंक्रीज्ड है, और फिर जो बीटी है इसमें फिर अगेन बीटी नॉर्मल है, और उसके बाद जो पीटी है ना ये इंक्रीज्ड है, ठीक है। ये देखें पीटी इंक्रीज्ड है। हमने कहा था ना कि जो विटामिन के डेफिशिएंसी में एपीटीटी रेज्ड है, देखें बीटी नॉर्मल है और पीटी इंक्रीज्ड है, ठीक है ना। अगर बीटी रेज्ड होता तो फिर वो तो हमने ये गलत होता, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि सिर्फ दो कंडीशंस में जो है ना एपीटीटी के साथ बीटी रेज होता है, वो कौन सी है, वॉल्वेरी बैंड डिजीज और फाइब्रोजीनीमिया, ठीक है।
ठीक है ना। फिर हमारे पास है 54 साल का एक बुड्ढा है, ठीक है ना। 54 साल का जो बुड्ढा है ये मेल है, ठीक है, और इमरजेंसी रूम लाया गया है। क्यों लाया गया? कोलैप्स पड़ा हुआ था गली में, ठीक है ना, गली में पड़ा हुआ था। और उसके बाद हिस्ट्री इसकी क्या है? अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है इसको, ठीक है ना, और की हिस्ट्री है, ठीक है। टेस्ट में क्या है? कैल्शियम 1.62 मिलीमोल्स पर लीटर आ रहा है, और एल्बुमिन जो आ रहा है वो 33 ग्राम्स पर लीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ हिस कैल्शियम रिजल्ट विल बी, क्या होगा? तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शंस में हमारे पास ये कहता है कि आप देंगे उसको 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम क्लोराइड ओवर 10 मिनट्स देंगे, 20% ऑफ एल्बुमिन इन्फ्यूजन देंगे, 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट ओवर 10 मिनट्स देंगे, नो एक्शन लेंगे, ठीक है, 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम क्लोराइड ओवर 4 मिनट। देखें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इसका आंसर होगा ना 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम क्लोराइड ओवर 10 मिनट्स हो सकता है, या फिर 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम क्लोराइड ओवर 4 घंटे हो सकता है। तो देखते हैं आंसर क्या है। हमारा आंसर सी है, तो ठीक है, हाँ, नहीं हमने गलत किया, ठीक है ना। तो इसका आंसर है हमारे पास ये गलत नहीं बल्कि ये सही है, ठीक है। 10 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट ओवर 10 मिनट्स। कैल्शियम क्लोराइड तो कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था मैं, बहरहाल गलत गया, ये देख के मैं अपना रूल से थोड़ा सा हट गया था, ठीक है, ठीक है ना। देखें, अब कैल्शियम और एल्बुमिन के लेवल्स की बात करें तो देखें कि कैल्शियम लेवल जो होता है ना, टोटल कैल्शियम लेवल 8 to 10 mg पर DL होता है, 8 to 10 mg, ये तो हमें पता है। लेकिन जो मिलीमोल्स की बात करें तो 2.1 to 2.8 यानी कि 2.2 से लेकर 3 मिलीमोल्स पर लीटर होता है, ठीक है ना। इसलिए जबकि यहाँ पे कैल्शियम की कमी है इस पेशेंट में, ठीक है। फिर एल्बुमिन का देखें, ठीक है, इसी तरह एल्बुमिन का अगर आप देखें तो ये देखें 3.5 to 5.5 ग्राम्स पर DL है एल्बुमिन, ठीक है ना। जबकि जो 35 to 55 ग्राम्स पर लीटर ये जो एल्बुमिन है ना, ये मिली पर लीटर के हिसाब से है, ठीक है ना। ग्राम्स पर DL इतना है और ग्राम्स पर लीटर इतना है, ठीक है ना, ठीक है ना। डेफिनेटली जब आप ग्राम्स पर लीटर को ग्राम्स पर DL में कन्वर्ट करना चाहोगे तो फिर डिवाइड बाई 10 करोगे तो 3.5 to 5.5 ही आ जाएगा ना, और क्या, ठीक है ना। देखें, इवन आफ्टर करेक्शन ऑफ द लो एल्बुमिन, यानी कि ये देखें क्रोनिक अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है इसको, ठीक है ना। एल्बुमिन हमने लो एल्बुमिन था तो करेक्ट करने के बावजूद भी इस पेशेंट को क्या है? सिग्निफिकेंट हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है ना। देखिए हाइपोकैल्सीमिया की अब हम पढ़ेंगे कॉजेज एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया की बात करें, हाइपोकैल्सीमिया की ना, तो देखें इसको हम दो ग्रुप्स में डेफिशिएंसी, सबसे पहले एक ग्रुप में हम दो रखते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी यानी कि ऑस्टियोमेलेसिया, और डेफिशिएंसी ही दूसरी कौन सी डेफिशिएंसी? मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, जिसमें क्या होती है? MR याद रखें, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम और R से रेजिस्टेंस क्या? एंड ऑर्गन PTH रेजिस्टेंस होती है इसमें मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए फिर हाइपोपैराथायराइडिज्म और स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म को एक ग्रुप में रखें, ठीक है ना। हाइपोपैराथायराइडिज्म कहाँ पे? पोस्ट थायराइड सर्जरी या फिर पोस्ट पैराथायराइड सर्जरी में हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकता है। स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म कहाँ हो सकता है? कैसे होगा? स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या होगा इसमें क्या होगा? टारगेट सेल्स दे बिकम इनसेंसिटिव टू PTH, ठीक है। इसी तरह फिर रेब्डोमायोलिसिस के इनिशियल स्टेजेस में आपको हाइपोकैल्सीमिया नजर आएगा, और उसके बाद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और CRF का एक अलग ग्रुप आपने बनाना है, तो ठीक है ना। एक ग्रुप तो ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया, फिर मसल बेचारा फिर अलग है, इसको आप अकेला रख दें, ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए अब जो हम मैनेज करेंगे हाइपोकैल्सीमिया को, तो एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हाइपोकैल्सीमिया क्या है? इसको हम IV रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है ना। IV रिप्लेसमेंट करेंगे। IV रिप्लेसमेंट कैसे? IV कैल्शियम ग्लूकोनेट से। कैल्शियम ग्लूकोनेट हम कैसे देंगे? फिर 10 ml ऑफ 10% सोल्यूशन देंगे इन 10 मिनट्स, ठीक है ना, याद रखें। उसके बाद ECG मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है इस केस में, ठीक है ना। इसी तरह क्या है कि वैसे देखो तो कैल्शियम ग्लूकोनेट ऐसे ही शूट करते हैं इमरजेंसी में सिटी हॉस्पिटल में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो तो कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम क्लोराइड इसलिए हम नहीं देते कि ये लोकल इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह आप ये पेज भी देख सकते हैं कि डिफरेंट जो आइंस हैं इनकी लो सीरम कंसनट्रेशन हो तो क्या हो सकते हैं, हाई सीरम कंसनट्रेशन हो तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। याद रखें ये कॉजेज़ नहीं है, ठीक है, ये दो कंसिक्वेंसेस हैं, ठीक है ना। फिर देखें कि 25 साल का मेल पेशेंट है, फुटपाथी है, ठीक है। फुटपाथ पे वो गाड़ी ने उसको मारा है एक बिजी रोड पे, ठीक है ना। इमरजेंसी रूम लाया गया है और ऑन एग्जामिनेशन वो डिस्नी और हाइपोक्सिक है, हालांकि उसको 100% फ्लो ऑक्सीजन हाई फ्लो ऑक्सीजन भी दी हुई है। 100% हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के बावजूद वो डिस्नी और हाइपोक्सिक है,
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बीपी उसका 110/70 है, पल्स रेट 115 बीट्स पर मिनट है, और राइट चेस्ट इज हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन। याद रखें, आपको पता है ना हमने क्या कहा था, हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन, चलो ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स है, ठीक है ना, राइट साइड पे डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स और हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन है राइट साइड पे की चेस्ट। और ट्रेकिया डेविएटेड है टुवर्ड्स किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे आप गौर करें, चलें ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिर कहता है कि डायग्नोसिस क्या है, इसकी डायग्नोसिस हमारे पास है टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है ना। ऑप्शंस में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, फैट एम्बोलिज्म दिया हुआ है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, रप्चर ऑफ राइट पेन ब्रोंकस है, रप्चर ऑफ डायफ्राम है, पल्मोनरी कंट्यूजन है। तो हमारा आंसर है टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। तो ठीक है ना, इसमें हमारा आंसर है टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, इसको मैंने इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखें, कोई भी ब्लंट ट्रॉमा टू द चेस्ट या फिर पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा टू द चेस्ट हो जो कि दैट क्रिएट्स अ फ्लैप टाइप डिफेक्ट ऑन द सरफेस कैन कॉज कैन रिजल्ट टेंशन न्यूमोथोरेक्स। याद रखें, ठीक है ना। देखें क्या कि एनी ब्लंट ट्रॉमा टू द चेस्ट, पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा टू द चेस्ट दैट क्रिएट्स अ फ्लैप टाइप डिफेक्ट ऑन द सरफेस कैन कॉज या कैन रिजल्ट इनटू टेंशन न्यूमोथोरेक्स। याद रखें, जो फीचर्स होते हैं ना टेंशन न्यूमोथोरेक्स के, वो डिस्निया है, अच्छा, प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया है, हाइपर रेजोनेंस है, और ट्रेकियल डेविएशन है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो जहाँ तक ट्रेकियल डेविएशन की बात है, तो देखें ट्रेकियल डेविएशन याद रखें, यहाँ पे देखें राइट साइड चेस्ट हाइपर हाइपर रेजोनेंट है, ठीक है, और ब्रेथ साउंड्स भी राइट साइड में कम है, लेकिन ट्रेकियल डेविएशन देखो तो टू अपोजिट साइड की तरफ हो रही है, टू द लेफ्ट हो रही है, ठीक है ना। याद रखें, ठीक है ना। तो देखें ना, डेफिनेटली टेंशन राइट साइड की तरफ है, तो जिस तरफ टेंशन होगी उसके ऑपोजिट है पुश होगी ना ट्रेकिया, इसीलिए ट्रेकिया डेविएटेड टू द लेफ्ट है। इसी तरह यहाँ भी अगर हम देखें, थोड़ा सा देखें तो न्यूमोथोरेक्स की फिर टाइप्स है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, थ्रियामेटिक न्यूमोथोरेक्स और ट्रॉमेटिक जिसको बोलते हैं। इसी तरह टेंशन न्यूमोथोरेक्स करीब से देखें तो ये देखें, कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द अबव, इन सब की वजह से रिजल्ट हो सकता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स का, ठीक है ना। यानी कि एयर इंटर्स द प्लूरल स्पेस, ठीक है ना, लेकिन कैन नॉट एग्जिट, ठीक है ना। इसको टेंशन न्यूमोथोरेक्स का बास बनता है ये। इंक्रीजिंग ट्रैप्ड एयर होती है, उसके बाद टेंशन न्यूमोथोरेक्स होती है। ट्रैकिया डेविएट्स अवे फ्रॉम द अफेक्टेड लंग, ठीक है, मे लीड टू इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर, डेफिनेटली कॉमन सेंस है। मीडियास्टिनल डिस्प्लेसमेंट होती है, किंकिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा भी हो सकती है, और डिक्रीज वेनस रिटर्न होगा फिर, और डेफिनेटली किंकिंग होगी इन्फीरियर वेना केवा की, तो वेनस रिटर्न कम होगा ना। जब वेनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो फिर आपको पता है आगे के क्या मसले हो सकते हैं। इसकी क्या होती है, नीड्स इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन एंड चेस्ट ट्यूब रिप्लेसमेंट, इसकी चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट है, ठीक है ना, इसकी मैनेजमेंट है, ठीक है ना। ठीक है, करीब से देखें, ये देखें ट्रेकिया डेविएट हो चुका है इस तरफ, जो है ना टेंशन न्यूमोथोरेक्स बन चुका है, ठीक है, ठीक है ना। फिर मैनेजमेंट की बात करें, नीडल डिकम्प्रेशन और चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, वही हमने पहले बताई थी। इसके अलावा जो हमने पहले भी बताया हुआ था कि कार्डियक टेम्पोनार्ड और टेंशन न्यूमोथोरेक्स के जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, याद है, ये बात हमने बताई हुई है, ठीक है ना। ये देखें, हमने कहा था ना कि सिम्टम्स ओवरलैप विद कार्डियक टेम्पोनार्ड, ये देखें टेंशन न्यूमोथोरेक्स के सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं कार्डियक टेम्पोनार्ड पे, एक्सेप्ट हाइपर रेजोनेंस होती है परकशन, हाइपर रेजोनेंस परकशन नोट ये हमारी होती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, कार्डियक टेम्पोनार्ड में नहीं होती, ठीक है ना। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि जो हाइपर रेजोनेंट परकशन है ऑन राइट साइड पे, ठीक है ना। ये देखें राइट साइड चेस्ट हाइपर रेजोनेंट हमने बताया था, याद है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का थीम जो है ना वो मैनेजमेंट ऑफ स्किन इंजरीज है। फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आंसर में इन सारों में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है ना। ये हम देखते हैं अभी, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन है कि पिटबुल के साथ एक बंदा खेल रहा है और पिटबुल ने उसको नोज पे ही बहुत बड़ा बाइट मार दिया, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा। आंसर है हमारे पास डिब्राइडमेंट एंड हीलिंग बाई सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है। ये हमारा एमसीक्यू में ऑप्शन थे, डिब्राइडमेंट एंड हीलिंग बाई सेकेंडरी इंटेंशन, ये हमारा है डॉग बाइट की प्रेफर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है ना, जैसे पिटबुल की, ठीक है ना। देखें डॉग बाइट्स जो होता है ना, डॉग बाइट्स ये असल में होते हैं एक्सट्रीम डर्टी फॉर्म ऑफ वुंड, ये बहुत डर्टी वुंड्स होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको सेफली मैनेज करते हुए हम क्या करते हैं, वी लीव देम
टू हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है ना, मजीद उसमें हम छेड़खानी नहीं करते, ठीक है ना, डिब्राइडमेंट या प्राइमरी रिपेयर विद फ्लेप्स वगैरह नहीं करते, ठीक है, तो वी लीव टू हील देम बाय सेकेंडरी इंटेंशन। बट जब हम ऐसा करते हैं कि हम उनको हीलिंग का होने देते हैं विद सेकेंडरी इंटेंशन, तो क्या होता है, उसके कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं। कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स जब आते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, तो उसको फिर वो फिर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं ये कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स। इन कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स को फिर लेटर स्टेज में क्या होता है, लेटर स्टेज में हम क्या करते हैं, मेजर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के जरिए हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सम प्लास्टिक सर्जन्स, देखिए सम वाली बात हो रही है इधर, सम मतलब बहुत कम, ठीक है ना, जहाँ सम हो रहा है वहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडियल एक सिचुएशन है, ठीक है ना, मतलब वो आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि सम प्लास्टिक सर्जन कहाँ जाते हैं, डिब्राइडमेंट की तरफ जाते हैं और प्राइमरी रिपेयर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। अब प्राइमरी रिपेयर वो करते हैं विद पेडिसल्ड फ्लेप के साथ और विद या फिर फुल थिकनेस ग्राफ्ट के साथ। लेकिन स्टिल जो आइडियल ट्रीटमेंट होगी ना डॉग बाइट की, स्पेशली ऑन द फेस पे, वो हमारी होगी वी शुड लीव इट टू हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है ना। ये जो है ना, ठीक है ना, जब हम अपने स्टूडेंट्स को टीच करेंगे ना, तो हम उनको यही टीच करेंगे कि वी शुड लीव दोज बाइट्स दोज वुंड्स टू हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है ना। ठीक है ना। इसी तरह एक 7-year-old मेल जो है ना वो गिरा है, ठीक है ना, गिरा है, कहाँ से गिरा है, वो गिरा है सीढ़ियों से गिरा है, ठीक है ना, और उसको लेसरेशन हुआ है ऑन द हेड पे, ठीक है ना, हेड पे लेसरेशन हुआ है। जब डॉक्टर ने उसको देखा है तो उसके वोन में डर्ट थी, गंदगी जमा हुई थी, ठीक है ना। इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। तो इस तरह के केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, वोन एक्सीजन करेंगे, ठीक है, और प्राइमरी क्लोजर करेंगे, ठीक है ना, प्लस प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इसको देंगे, ठीक है ना। और बुक में लिखा है साथ साथ ये देखें कि द करेक्ट आंसर इज वूंड एक्सीजन एंड प्राइमरी क्लोजर, ये हमारा एक ऑप्शन था आंसर में, ठीक है। बाय डिब्राइडिंग द वूंड द एरिया कैन देन बी प्राइमरीली क्लोज्ड, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, ठीक है ना। फिर देखें कि 45 साल का एक बंदा है, गार्डनिंग कर रहा है। जब गार्डनिंग करते हुए वो क्यारी खोद रहा है, शनी खोद रहा है, ठीक है, तो फोक उसको हाथ में आ जाता है और फोक क्या लगता है उसके पाँव में, ठीक है, उसका जो जो चक्कर होता है ना वो पाँव में लग जाता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑन एग्जामिनेशन देयर आर क्यूटेनियस डिफेक्ट्स एंड सराउंडिंग स्किन लुक्स डस्की, ठीक है ना, ठीक है ना, यही बात है, गंदी है, ठीक है ना। डिब्राइडमेंट करेंगे इसकी अगेन और हीलिंग करेंगे बाय सेकेंडरी इंटेंशन, यही जो डॉग बाइट के हम केस में हमने किया था वही इसमें भी करेंगे, क्योंकि वूंड डर्टी है ना, ठीक है। द स्किन चेंजेस डिस्क्राइब्ड हियर शुड बी डिब्राइडेड, ठीक है ना, और क्लोजर वूंड नॉट बी सेफ, द स्किन चेंजेस डॉक्यूमेंटेड एंड द वूंड शुड बी लेफ्ट ओपन, ठीक है। डिब्राइडमेंट के करके बस छोड़ देंगे, ठीक है ना, ठीक है, साथ में फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह ऐड कर देंगे। तो डिब्राइडमेंट, ठीक है ना, डिब्राइडमेंट इसके फिर हमें रूल्स रेगुलेशंस हमें पता होने चाहिए, डिब्राइडमेंट क्या चीज़ है, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह याद है जो जो डर्टी वूंड्स थे, गन शॉट वूंड्स, उनको भी हम क्लोज नहीं करते, क्योंकि वो भी एक डर्टी वूंड ही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए मेथड्स ऑफ वूंड क्लोजर क्या क्या है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी क्लोजर, ठीक है ना, प्राइमरी क्लोजर देखते हैं। प्राइमरी क्लोजर में देखें द वूंड इज अ क्लीन वूंड, ठीक है ना, इसमें क्लीन वूंड क्लीन होता है। अक्सर कौन सा होता है, सर्जिकली क्रिएटेड वूंड होता है, जैसे सर्जिकल इंसिजन नहीं देते। इसी तरह फिर माइनर ट्रॉमा, जैसे छुरी से थोड़ा सा लस हो गया, ठीक है, तस हो गया, ठीक है। इसी तरह इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड स्विचनिंग मेथड होता है, ठीक है ना, एंड हील्स बाय प्राइमरी इंटेंशन, ठीक है। इसी तरह दूसरा है डिलेड प्राइमरी क्लोजर। डिलेड प्राइमरी क्लोजर का भी मेथड वही होता है जो प्राइमरी क्लोजर का होता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो डिलेड प्राइमरी क्लोजर मतलब इन्फेक्शन के केसेस में इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देखें डिलेड प्राइमरी क्लोजर, सिमिलर मेथड्स ऑफ एक्चुअल क्लोजर टू प्राइमरी क्लोजर, ठीक है ना। इसी तरह प्राइमरी क्लोजर की तरह ही है ये क्लोजर भी, डिलेड क्लोजर मे बी यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर प्राइमरी क्लोजर इज ईदर नॉट अचीवेबल और नॉट एडवाइजेबल, फॉर एग्जांपल इन इन्फेक्शंस, ठीक है ना। बस ये लिखा हुआ है डिलेड प्राइमरी क्लोजर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर के बारे में। देखें वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर क्या होता है। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, ये नेगेटिव प्रेशर थेरेपी होती है टू फैसिलिटेट वूंड क्लोजर, ठीक है। होता क्या है, एक स्पंज इंसर्ट किया जाता है इन द वूंड केविटी में, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इसके वैक्यूम असिस्टेड जो उसके
क्लोजर के साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। देखते हैं। देखिए, एडवांटेजेस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेट एंड वर्सेटिलिटी है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, कॉस्ट है, और उसके बाद रिस्क ऑफ फिस्टुलेशन होती है, स्पेशली कब, इफ़ यूज्ड इनकरेक्टली ऑन साइड सच एज बावल, तो फिर फिस्टुलेशन के खतरे होते हैं किसके साथ, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर के साथ, ठीक है ना। फिर वुंड क्लोजर का चौथा तरीका हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, ठीक है ना। स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट में क्या होता है कि सुपरफिशियल डर्मिस इज रिमूव्ड विथ या तो वाटसन नाइफ से या फिर डर्माटोम से, कहाँ से, फ्रॉम थाई से, ठीक है ना। यूजुअली फ्रॉम थाई लिखा हुआ है डर्माटोम वाले उसमें, ठीक है ना। अच्छा, कॉमनली फ्रॉम थाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। नॉट ओनली डर्माटोम, बल्कि इस तरह लिखा हुआ है, ये देखें, सुपरफिशियल डर्मिस रिमूव फ्रॉम वाटसन नाइफ, और डर्माटोम के कॉमनली फ्रॉम थाई लिखा हुआ है। रिमेनिंग एपिथेलियम रीजनरेट्स फ्रॉम डर्मल अपेंडेजेस, ठीक है ना। ये देखें, फिर रिमेनिंग जो एपिथेलियम है दैट रीजनरेट्स फ्रॉम डर्मल अपेंडेजेस, ठीक है ना। इसी तरह जो कवरेज है, इट कैन बी इंक्रीज बाय मेशिंग, ठीक है ना। कवरेज कैन बी इंक्रीज बाय मेशिंग, तो ये स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट में क्या होता है कि होल डर्मल थिकनेस इज रिमूव्ड, ठीक है ना। होल डर्मल थिकनेस इज रिमूव्ड, जबकि पार्शल में क्या था, स्प्लिट में क्या था, सुपरफिशियल डर्मिस इज रिमूव्ड, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या है, होल डर्मल थिकनेस इज रिमूव्ड। उसके बाद क्या होता है कि सब डर्मल फेट इज देन रिमूव्ड, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ग्राफ्ट इज प्लेस्ड ओवर डोनर साइड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, बेटर कॉस्मेसिस होती है और बेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिसिपिएंट साइड में, ठीक है, ठीक है ना। फिर वुंड क्लोजर का छठा जो है वो फ्लैप्स है। फ्लैप्स देखें, फ्लैप्स क्या होता है, वायबल टिश्यू विद ब्लड सप्लाई को फ्लैप कहते हैं, ठीक है ना। फ्लैप क्या होता है, पेडिसल्ड भी होता है, यानी लगा हुआ भी हो सकता है, और फ्री फ्लैप भी हो सकता है, ठीक है ना। देखें, पेडिसल्ड जो टिश्यू जो है, पेडिसल्ड टिश्यू, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये मोर रिलायबल होता है, कनेक्टेड है ना, फ्री नहीं है, मोर रिलायबल होता है, बट इसकी रेंज लिमिटेड होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहीं से कहीं से फ्लैप उठा के इस तरह लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो फ्री फ्लैप होता है ना, ये फिर लेस रिलायबल होता है, और लेकिन इसकी जो रेंज ज़्यादा होती है, कहीं भी इसको दूर तक लेके जाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक बात याद रखें कि